ठीक है। कोई ऐसे सामान जो उसने डिक्लेयर किए थे उसको यहाँ पर शो करना जरूरी होता है, तो उसका एक बार चेक होता है, इसको बोलते हैं हम कस्टम चेक। क्या बोलते हैं? कस्टम चेक। कस्टम चेक में आपके पास आपको डिक्लेयर क्या करना होता है कि ऐसे आइटम्स जो आपने परचेज किए हैं लेकिन वो ड्यूटी फ्री है वो आपको शो करने हैं। ठीक, अगर ड्यूटी फ्री नहीं है तो भी चेक होना है, और ड्यूटी फ्री है तो भी आपको दिखाना होगा, क्योंकि वो उस पर चेक करेंगे कि आपने वाकई में ड्यूटी फ्री आइटम है या नहीं। ठीक है, तो कस्टम चेक हो गया। कस्टम चेक में कई लोग अपने साथ ज्वेलरी लेके आ रहे हैं, ठीक है, अलाउड ज्वेलरी से ज़्यादा तो नहीं लेके आ रहे हैं, कैश लेके आ रहे हैं, अलाउड कैश से ज़्यादा तो नहीं लेके आ रहे हैं। ऐसे कई और सामान होते हैं जिस पर कस्टम चेक चेकआउट के टाइम पर होता है। तो ये आपका कस्टम चेक है। कस्टम चेक आपके यहाँ पर आपके दो चैनल्स होते हैं, रेड चैनल और ग्रीन चैनल। जो पैसेंजर्स जिस पैसेंजर को कुछ डिक्लेयर करना पड़ता है होता है तो उसे रेड चैनल से पास होना होता है। ठीक है, ये आपके तीन ये दिखाई दे रहे हैं ना, ये उसी वजह से हैं। जिन पैसेंजर को कुछ भी डिक्लेयर नहीं करना होता वो ग्रीन चैनल से चेकआउट कर जाते हैं और सीधे एग्जिट गेट से सीधे पार्किंग एरिया और अपने घर चले गए। लेकिन जिन पैसेंजर्स को कुछ डिक्लेयर करना होता है तो उन्हें रेड चैनल से पास होना होता है, और रेड चैनल पर उनको अपना जो भी करेंसी है या कोई भी ऐसा आइटम जो डिक्लेयर किया था उसको यहाँ पर कस्टम वालों को दिखाना होता है। कस्टम वाले उसको चेक करते हैं, उसके बाद ही आपको एग्जिट देते हैं। ठीक है, उसके बाद ही आपकी चेकआउट फॉर्मेलिटीज पूरी होती है। ठीक, कई पैसेंजर इंपोर्टेड आइटम्स लेके आते हैं तो उसको चेक करना जरूरी होता है, दिखाना जरूरी होता है। तो ये दो चैनल चेकआउट के टाइम पर जरूरी होता है, रेड चैनल एंड ग्रीन चैनल। ग्रीन चैनल से जो नॉर्मल पैसेंजर चेकआउट हो जाएंगे, ठीक है, जिन्हें कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया, करना ही नहीं है। और उसके अलावा एक चैनल और होता है रेड चैनल, वो जहाँ से डिक्लेयर करने वाले पैसेंजर्स जाते हैं, कस्टम चेक होता है उनका। एक चैनल और होता है, वो सब जगह नहीं होता, वो यूरोप में होता है। यूरोप में रहता है, यूरोप में। कौन सा? येलो चैनल। येलो होता है। ब्लू चैनल। येलो होता है सर। ब्लू चैनल देखो ऊपर, यहाँ ग्रीन चैनल एंड देन इट इज ब्लू चैनल। ठीक, तो ग्रीन चैनल का हो गया कि ग्रीन चैनल जिन पैसेंजरों को कुछ भी डिक्लेयर नहीं करना है तो वो सीधे ग्रीन चैनल से पास हो गए। लेकिन ब्लू चैनल ये होता है सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का। ऑल इन ऑस्ट्रेलिया व्हेन ट्रैवलिंग विद यूरोप पैसेंजर में यूज द ब्लू चैनल टू एंटर सर्टेन कंट्रीज। कुछ कंट्रीज में जाने के लिए ही ये ब्लू चैनल का उपयोग होता है। ठीक, ये कुछ यूरोप की फॉर्मेलिटीज हैं वहाँ पूरी होनी होती होगी। ठीक है, तो यूरोपियन कंट्रीज ये दिए हुए हैं, यहाँ पर ही ब्लू चैनल्स का यूज होता है। ठीक है, तो दिस इज योर चेकआउट फॉर्मेलिटी। लेट्स सी इन वीडियो। कुछ वीडियो में जरा देख लेते हैं कि चेकआउट की इस पूरी फॉर्मेलिटी को हम यहाँ देखते हैं। एक उस दिन हमने वीडियो देखा था मुंबई का, उसमें फिर एक नेक्स्ट वीडियो आया था वॉइस नहीं आ रहा आपकी तरफ है? यस सर, वॉइस नहीं आ रहा। ये वॉइस का देखना पड़ेगा क्यों नहीं आता है, चेक करेंगे। ये वाला वीडियो देख लिया था हमने शायद, ये वीडियो हमने देख लिया था, इसके बाद वाला वीडियो हमको देखना था। ठीक है,
सर 9 बज गया। हाँ अभी छोड़ते हैं। इसमें एक हमारे पास वीडियो था, मैं उसको जरा देखना चाह रहा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, ये ऐसे आप कुछ वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। अराइवल डिपार्चर के आपको जो है यहाँ के मिल जाएंगे, क्या कहते हैं, अराइवल डिपार्चर फॉर्मेलिटी। अभी सर्च करेंगे, थोड़ा सा और टाइम लग जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही। 9 बजे क्लास है आप लोगों की? यस सर। यस सर।
9:30 से है, मैं 9 सर बजे से है। तरुण सर की 9 है 9 बजे बजे से है। से। सर किसकी? तरुण सर की है। सर तरुण सर की। वो तो तुम्हारी उसकी भी तो चल रही थी 9 बजे। सर वो 9:30 सर से। उसका सर वो 9:30 से है। अच्छा, तो आधे घंटे की क्लास किसकी होती है? सर तरुण सर की। आज क्या मैसेज आया है क्या सडन पढ़ा रहे हैं? नहीं, उसमें सर क्या वो पढ़ना सिर्फ है? आज के लिए है, अच्छा बीज एंड ठीक है, फॉरेक्स। कोई बात नहीं, कोई बात, ठीक है, फिर आज जा सकते हो, जाओ। थैंक यू सर। ओए हेलो, बच्चे आज इतनी देर कैसे हो रही है? हेलो हाँ, इतनी देर कैसे हो रही है बच्चों को? सर, वो तरुण सर की क्लास में है अभी, मैं तो लीव करके आ गया सर। अच्छा, ठीक 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 है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो हमारा कहाँ चल रहा था टॉपिक, हर्ष? सर आप साइट्स दिखा रहे थे सर एएसआई की। हाँ, अभी तो आर्किटेक्चर में काफ़ी कुछ करना है, ठीक है। हाँ, मैं कुछ आज नई चीज़ शेयर करूँगा आपको। ये जो आपका आर्किटेक्चर वाला जो टॉपिक आया है ना, यस सर। इसमें से सेकेंड यूनिट और फिफ्थ यूनिट का काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। हमारी सेकेंड यूनिट में है और 5वीं यूनिट में भी बहुत कुछ ऐसा ही है, तो उसकी बहुत सारी काफ़ी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो सेकेंड और फिफ्थ लगभग एक साथ हो जाएंगी, ठीक है। ओके सर। मैं क्या शेयर करना चाह रहा था दरअसल,
Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये दिखाई दे रहा है, स्क्रीन दिखाई दे रही है? सर अभी नहीं आई, बफरिंग हो रही है। अच्छा, बाकी लोगों को दिखाई दे रही है? नो सर अभी नहीं। नहीं आई अभी स्क्रीन? आ गई सर, अब आ गई। Yes, sir. Yes, sir. मैंने इसको डिटेल में लिख दिया है कि आपको आर्किटेक्चर के लिए, इंडियन आर्किटेक्चर के लिए किस तरह से पढ़ना होगा। ठीक है, यस सर। Yes, sir. यहाँ आप देखोगे कि अब बच्चे आ रहे हैं एक करके, चलिए इन्हीं की फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी। हाँ, यहाँ देखो आप कि यहाँ इनके पीरियड के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है, टाइप ऑफ आर्किटेक्चर से डिवाइड, पीरियड के हिसाब से, आर्किटेक्चर के हिसाब से कैटेगराइज किया, डिवाइड करके फिर कैटेगराइज किया। आर्किटेक्चर के हिसाब से डिवाइड करने के बाद फिर आगे और कैटेगराइज किया, फिर ये कैटेगरी किस किस को बिलोंग करती है वो लिखा हुआ है। ठीक है ना। उसके बाद आप एंशिएंट पीरियड में किस किस तरह के आर्किटेक्चर आज हमें देखने को मिलते हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं। एंशिएंट पीरियड के, सिर्फ एंशिएंट पीरियड के, मिडिवल के तो हमें लगभग पता ही होते हैं, लेकिन एंशिएंट के मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि एंशिएंट की सर व्हाइट बोर्ड सर आपका शो नहीं हो रहा। एंशिएंट की हिस्ट्री इस तरह से होती है कुछ कि क्या हुआ हर्ष? व्हाइट बोर्ड पर सर आपने स्क्रीन तो शो हो रही है, लेकिन सर जो कर्सर रखा हुआ है ना व्हाइट बोर्ड पे, वो वाला वो शो नहीं हो रहा है। कर्सर लोकल डिस्क आ रही है, तो लोकल डिस्क आ रही है आपकी। कर्सर नहीं शो हो रहा ना बस। हाँ सर लोकल डिस्क आ रही है आपकी, इसकी व्हाइट बोर्ड नहीं आ रहा। लोकल डिस्क समझ नहीं आ रहा क्या कह रहा है ये। सर ये जो व्हाइट, आप सर ये व्हाइट बोर्ड वाली फाइल खोलना चाह रहे हैं ना? हाँ, तो सर इसको खोल दीजिए, ये खुल नहीं रही है अभी। नहीं मेरे पास तो ओपन है यहाँ तो। हमारे पास नहीं आप है ऐसा सर। करिए तो दोबारा शेयर करिए, फिर आ जाएगी। अभी तो आ रही थी ना, अभी दिखाई दे रही थी। सर नहीं आ रही थी। अरे इन लोगों को आ रही है, बाकी को आ रही थी। अब मैं दोबारा कर रहा हूँ। हाँ सर आप दोबारा कर दीजिए। आ गई? हाँ अब आ गई सर। यस सर। पहले भी शेयर की थी मैंने, तभी तो पूछ रहा था पहले। नहीं सर पहले Okay. बहुत सारी फाइल्स आ रही थी, बहुत सारी अच्छा फाइल्स। अच्छा, अब आ रही है ना? हाँ अब एक सिंगल आ रही है। सर अब सही अब है। यहाँ देखो कि हमने यहाँ पर पूरे आपके आर्किटेक्चर पूरे इंडिया में आपको किस तरह से पढ़ना है वो मैंने पूरा डिवाइड करके दिखा दिया है। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे पीरियड लिखे हैं एंशिएंट, मिडिवल, कॉलोनियल। ठीक है, एंशिएंट पीरियड में किस तरह का आर्किटेक्चर मिलता है? इंडियन आर्किटेक्चर। मिडिवल पीरियड में कैसा आर्किटेक्चर मिलता है हमें? इस्लामिक और हिंदू। ठीक, और कॉलोनियल पीरियड में कौन सा मिलता है हमें? गॉथिक। गॉथिक। ठीक है, इस तरह से मिलता है यस हमें। सर। अब इंडियन आर्किटेक्चर में फिर हमारे पास कैटेगरी है, कौन सी आगे कैटेगरी जाके है? डिवाइड हो जाते हैं। हाँ, इंडियन बुद्धिस्ट, जैन। इंडियन में हमारे पास कैटेगरी आती है बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, जैन आर्किटेक्चर और ब्राह्मणिकल आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर। ये एंशिएंट में है। और फिर ये किस तरह से आगे नजर आएगा कि बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, इंडस वैली सिविलाइजेशन और मगध और मौर्य और कुषाण वंश। ये आयुष तेरे पीछे से आवाज आ रही है। म्यूट करो, टीवी चल रहा था सब किसी का, बंद हो गया? आयुष हाँ हो गया हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर इंडियन आर्किटेक्चर एंशिएंट में, बुद्धिस्ट में आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन, मगध, मौर्य और कुषाण, मौर्य डायनेस्टी और कुषाण डायनेस्टी यहाँ तक। और मगध के
समय पर भारत में 16 जनपद होते थे, 16 महाजनपद। 16 महाजनपद के लोगों का अपना जो कल्चर था वो मौर्यन का, कुषाण का और इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इन सब का लगभग एक जैसा मिलता है, ठीक है ना। यस सर। और उसके बाद है जैन आर्किटेक्चर। जैन आर्किटेक्चर में अभी रूल किसने किया पूरे इंडिया में, ऐसे पूरे जैन कल्चर में पूरे इंडिया में रूल करने वाला काम कम रहा है। मतलब जैसे कोई किसी एक छोटे राज्य में कुछ रूल हो वो अलग बात है, लेकिन ऐसे पूरे भारत में नहीं। लेकिन जो यहाँ बताया गया जिसका प्रभाव पूरे भारत पे पड़ा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मगध बहुत बड़ा एरिया था, मौर्यन ये तो पूरा ही एशिया और वहां तक फैला हुआ, और कुषाण भी अच्छा खासा फैला हुआ एरिया था। मथुरा और जो है पेशावर, दो राजधानी थी कुषाण काल में, ठीक है। कुषाण काल का राजा था कनिष्क, तो इसकी दो राजधानियां थी, एक थी मथुरा और दूसरी थी पेशावर। पेशावर पाकिस्तान और मथुरा इधर की तरफ, ठीक है ना। तो ये भी काफी बड़ा एरिया था, ठीक है, मगध तक जाता था एरिया। तो ये जो है ये वाला जो पार्ट है आपका एंशिएंट में बुद्धिस्ट का, उसमें ये तीन चीज कवर होती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मगध, मौर्य एंड कुषाण डायनेस्टी, ठीक है। जैन आर्किटेक्चर और ब्राह्मणिकल आर्किटेक्चर। इस आर्किटेक्चर में आपके पास गुप्ताज और वैदिक काल की बात आती है। कौन सा पीरियड है ये? गुप्ताज पीरियड एंड वैदिक पीरियड, ठीक। गुप्ता कह सकते हो, गुप्ताज पीरियड कह सकते हो, या वैदिक पीरियड कह सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। यस सर। तो ये आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता है इन एंशिएंट, ठीक है ना। मौर्य काल के बाद, मौर्य के बाद कुषाण, कुषाण काल के बाद शुरू हुआ था गुप्ता पीरियड, ठीक है ना। गुप्ता पीरियड यानी कि वैदिक पीरियड की शुरुआत होती है। यहाँ बुद्धिज्म का कुछ डिक्लाइन होता है, पूरा डिक्लाइन नहीं हुआ। गुप्ताज ने भी बुद्धिज्म के आर्किटेक्चर को आगे चलाया, बुद्धिज्म की टीचिंग्स को, उसकी फिलॉसफी को गुप्ताज पीरियड ने भी चलाया। लेकिन जो वैदिक सभ्यता सिविलाइजेशन थी, ये भी जो है धीरे धीरे तेजी पकड़ रही थी। तो फिर गुप्ताज ने गुप्ताज के शुरुआत के जो सम्राट थे उन्होंने बुद्धिज्म को चलाया, लेकिन आगे जाके जैसे उन्होंने नालंदा में को काफी डेवलप कराया गुप्ता पीरियड में, बुद्धिज्म की काफी फिलॉसफी को आगे बढ़ाया। लेकिन फिर जब वैदिक आगे बढ़ने लग गया तो फिर बुद्धिज्म का कुछ स्टॉप हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से इनके आर्किटेक्चर में हमें आर्किटेक्चर में भी बदलाव मिलेंगे, जैसे जैसे बदल रहा है देश, वैसे वैसे आर्किटेक्चर में भी बदलाव देखने को मिलते हैं। फिर मिडिवल पीरियड आता है आपका। मिडिवल पीरियड में इस्लामिक और हिंदू, ठीक है ना। इस्लामिक में हमारे पास इस्लामिक आर्किटेक्चर है प्योर, कुछ थोड़ा सा इंडिया में, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है इस्लामिक, लेकिन इंडो इस्लामिक ज्यादा है। कौन सा ज्यादा है? इंडो इस्लामिक। चाहे वो लोधी वंश हो, जैसे कि सल्तनत काल था, आपका मिडिल पीरियड कहाँ से शुरू होता है? सल्तनत काल से फिर मुगल काल तक। कहाँ से? सल्तनत काल से मुगल काल तक। सल्तनत काल में कई सारे डायनेस्टी आए, ठीक है, लोधी वंश, तुगलक वंश, और कौन कौन से थे, कुतुब, ये थे, ठीक है। ऐसे तमाम तरह के जो वंश थे वो थे सल्तनत काल में। तो उनका आर्किटेक्चर है लेकिन कम है, क्योंकि खासकर उन लोगों का ये था कि वो लोग इंडिया में रुके कम थे, कुछ ही समय तक शासन किया, ज्यादा लंबा शासन नहीं किया। तो आर्किटेक्चर में भी उनका बहुत ही कम मिलता है, ना के बराबर, क्योंकि रहे नहीं। लेकिन जब मुगल काल में आते हैं तो हमें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को मिलते हैं कि मुगल भारत में रहे, ठीक है। उसके बाद उसके साथ साथ मिडिल में आपके हिंदू आर्किटेक्चर है। हिंदू आर्किटेक्चर में हमें राजस्थान में राजपूताना आर्किटेक्चर की कुछ झलक मिलती है, ठीक। और साउथ इंडिया में भी चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट, होयसाल, यहाँ के जो बड़े बड़े मंदिर है, बहुत बड़े बड़े भव्य मंदिर हैं जो यहाँ के, ये हिंदू आर्किटेक्चर के ये एक एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। बहुत सारे हैं। हम इन सारे आर्किटेक्चर को डिटेल में करेंगे, क्योंकि इसमें आपकी सेकेंड यूनिट और 5 यूनिट दोनों जुड़ी हुई है। समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ सर। इसमें आपकी सेकेंड यूनिट और 5 यूनिट दोनों जुड़ी है, इसलिए हम इन सबको डिटेल में करेंगे। क्योंकि अब जब हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो मौर्यन और गुप्ता पीरियड तक की बात करके छोड़ देते हैं, ठीक है। ज्यादा टीचिंग्स में ऐसा ही होता है, और हम साउथ के आर्किटेक्चर में जा ही नहीं पाते, जबकि साउथ में इतने भव्य मंदिर हैं कि फॉरेन टूरिस्ट का बहुत बड़ा अट्रैक्शन साउथ इंडिया इसी वजह से है, ठीक है ना। फॉरेन टूरिस्ट का साउथ इंडियन क्या कहता है अट्रैक्शन, और ये राजस्थान अट्रैक्शन, ये बड़ा अट्रैक्शन है, ठीक। क्योंकि यहाँ की वास्तुकला की वजह से बहुत बहुत बड़े विशाल विशाल मंदिर, वहाँ की अलग हिस्ट्री है। मैं हिस्ट्री में भी जाऊँगा इसके, ठीक है, हिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे।
तो ये पीरियड था आपका मिडविल। कौन सा पीरियड था ये? मिडविल पीरियड। अब आते हैं कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड जैसे कि आपको बताया कौन सा आर्किटेक्चर है कॉलोनियल पीरियड का? गॉथिक आर्किटेक्चर। गॉथिक आर्किटेक्चर। और बच्चे नहीं है क्या, या एक दो बच्चे ही है बस? ये हर्षित सबसे पहले क्लास में आता है और लेकिन इसकी आवाज नहीं आती। कौन सा आर्किटेक्चर हर्षित है? गॉथिक आर्किटेक्चर सर। हाँ, ये नाम याद कर लेना। ज्यादातर बच्चे स्पेल नहीं कर पाते या भूल या नहीं उनको पता होता। ठीक है, ये कुछ ऐसे चीजें हैं कि जो आपको अब देखने को मिल रही, सीख जाओगे तो हमेशा दूसरों को भी बता पाओगे कि कॉलोनियल पीरियड का आर्किटेक्चर हमारे देश में अगर फ्रेंच आते हैं, डच आते हैं, पोर्चुगीज आते हैं, ब्रिटिश आते हैं, ठीक है, ब्रिटिश इंपीरियल आता है या इंपीरियल ब्रिटिश आते हैं, तो ये कौन सा आर्किटेक्चर लेके आए थे? ये अपने यहाँ का आर्किटेक्चर लेके आए थे, जिसे यूरोप में बोलते हैं क्या? गॉथिक आर्किटेक्चर। गॉथिक। ठीक है, अब डच का मुझे देखना पड़ेगा कि हमें कि डच का आर्किटेक्चर कितना है या क्या है। अगर होगा तो मुंबई में या मुंबई गोवा इधर की तरफ कुछ हो सकता है या साउथ में हो सकता है डच का, क्योंकि जो डच लोग थे समुद्री एरिया से आए, समुद्री क्या कहते हैं उनके किनारे से आए थे। ठीक है, और पोर्चुगीज, डच, ये सब लोग वहीं से आए थे। पोर्चुगीज का तो आर्किटेक्चर है, ये तो गोवा में मिलता है। फ्रेंच का आर्किटेक्चर पूरा पुडुचेरी जो है फ्रेंच आर्किटेक्चर भरा पड़ा है, पूरी फ्रेंच कॉलोनी है पुडुचेरी। तो पुडुचेरी याद दिला देना, जब हम डच को करेंगे, सॉरी इसको करेंगे तो पुडुचेरी हम ट्रैवल करेंगे वर्चुअली और वहाँ पे फ्रेंच आर्किटेक्चर को देखेंगे। और ब्रिटिश एम्पायर का आर्किटेक्चर तो हमारे पूरे इंडिया में दिखाई देता है, फैला हुआ है। तो लेकिन है वो, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर का भी उतना नहीं है जितना इंडो गॉथिक है, मतलब उतना प्योर गॉथिक नहीं है ब्रिटिश का जितना ब्रिटिश का कौन सा वाला है, इंडो गॉथिक। हमारे आगरा में भी ब्रिटिश का कुछ गॉथिक है लेकिन बहुत ज्यादा इंडो गॉथिक है, बहुत ज्यादा है आगरा में। मैं आपको सारा दिखाऊंगा, आगरा का सारा आपको गॉथिक आर्किटेक्चर दिखाऊंगा। ठीक है, तो इंडिया में इसका इंडो गॉथिक ज्यादा है ब्रिटिश का, और गॉथिक उतना नहीं है जितना इंडो गॉथिक है। ठीक, लेकिन पोर्चुगीज का आर्किटेक्चर देखना इंडिया में कौन सा है, फ्रेंच आर्किटेक्चर देखना है, और हमें ब्रिटिश इंपीरियल यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य का भी देखना है। इंडो गॉथिक में हमारे पास कौन सा वाला है? इंडो गॉथिक में सिर्फ ब्रिटिश है। कौन सा वाला? सिर्फ ब्रिटिश। पोर्चुगीज कम समय के लिए आए, फ्रेंच भी कम समय के लिए आए, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर तकरीबन 200 साल तक हमारे देश में इन्होंने राज किया। ठीक है, तो इसलिए इंडो गॉथिक ब्रिटिश के उसमें ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे, हमने रिकॉर्डिंग चालू नहीं की। चालू है सर? अच्छा चालू है, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे कि हमारे पास एंशिएंट पीरियडिकली हमारे पास एंशिएंट, मिडिवल और कॉलोनियल, और इसको फिर इसमें हमारे पास 4 तरह के आर्किटेक्चर मिलते हैं, इंडियन आर्किटेक्चर, इस्लामिक, हिंदू आर्किटेक्चर, गॉथिक आर्किटेक्चर, और फिर इन 4 टाइप के आर्किटेक्चर की ये सब कैटेगरीज हैं, और इन सब ये सब कैटेगरी किस किस से बिलोंग करती हैं ये हमने लिखा हुआ है। ठीक है ना। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर किससे बिलोंग करता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन से, मगध से, मौर्यन से, कुषाण से। जैन आर्किटेक्चर हम वैसे देखेंगे क्योंकि पूरे देश में इतना नहीं फैला हुआ था, लेकिन है ये बहुत ज्यादा, ये भी जैन आर्किटेक्चर भी कम नहीं, साउथ में काफी पहुंच गया था। और ब्राह्मणिकल आर्किटेक्चर गुप्ताज और वैदिक। ठीक है, ये आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता है। फिर इस्लामिक, फिर इंडो इस्लामिक, और फिर हिंदू आर्किटेक्चर एक बार, और राजपूताना, साउथ इंडियन, चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट, होयसाल। ठीक है, इन्होंने वैदिक कल्चर को अपनाया, वैदिक कल्चर को वहाँ पे प्रमोट किया, तो ये उस वक्त हिंदू आर्किटेक्चर कहलाया गया। ठीक, इससे पहले ये हिंदू आर्किटेक्चर नहीं कहलाता था, तब ये वैदिक या गुप्तास या ब्राह्मणिकल आर्किटेक्चर या आर्य सभ्यता या आर्य सभ्यता आर्किटेक्चर, हिंदू वर्ड तो बहुत बाद में आया। ठीक है, इस्लामी लोगों ने ही हमें, हमारे देश के लोगों को हिंदू वर्ड दिया। ठीक है, तो हिंदू वर्ड बहुत बाद में आता है। ओके, क्योंकि इस हिंदू, अब ये सब हिस्ट्री बाद में डिस्कस करेंगे। फिर कॉलोनियल पीरियड का हमने देखा, कॉलोनियल में ये गॉथिक और इंडो गॉथिक और इस तरह से डिवाइड होता है। अब बात आती है कि हम एंशिएंट पीरियड के पूरे आर्किटेक्चर को किस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, किस में हम ऐतिहासिक तौर पर कैसे देखते हैं, हिस्ट्री के तौर पर हम किस तरह से देखते हैं, तो वो यहाँ पर एक मैंने कुछ आपको झलक दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ समझने में दिक्कत होती है ज़्यादातर, क्योंकि एंशिएंट पीरियड की हिस्ट्री और मतलब इतिहास की बहुत सारी चीज़ें हमें समझने में आसानी हो, तो मैंने ये कोशिश की है कि आपको यहाँ पर एक क्रोनोलॉजिकली समझाने की, क्रोनोलॉजिकल क्रमागत एक्सप्लेनेशन अच्छा है सर ये। हाँ,
एंशिएंट पीरियड को देखेंगे तो एंशिएंट पीरियड हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू होता है, जिसे हम हड़प्पन कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद शुरू होती है दूसरी सभ्यता, जिसको हम कहते हैं आर्य सिविलाइजेशन। आर्यन सिविलाइजेशन। ठीक, आर्य सिविलाइजेशन। जब आर्य सिविलाइजेशन भारत में आई तो सिंधु घाटी का पतन होता है, आर्य सिविलाइजेशन का आना होता है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, जब वहां की सभ्यता खत्म होती है तो वो लोग कहाँ गए? वो लोग द्रविड़ कहलाए। कौन लोग थे वो? द्रविड़। द्रविड़। तो हमारे द्रविड़ देश में कौन थे जब सर? आर्य सभ्यता थी उस वक्त द्रविड़ सभ्यता द्रविड़ वही लोग थे जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दरअसल द्रविड़ लोग ही थे, ठीक है ना। तो जब आर्यन इन्वेजन भारत का होता है और आर्यंस भारत में आते हैं, तब इंडस वैली सिविलाइजेशन तो खत्म होती है, सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होती है, लेकिन द्रविड़ जो सभ्यता है वो भारत में रहती है। ऐसा नहीं वो खत्म हो गई, वो है, वो नॉर्थ में भी और होती है, साउथ में भी होती है, ठीक है। आपके जो है क्या कहते हैं साउथ ईस्ट, आपके नॉर्थ ईस्ट में भी है, नॉर्थ में भी रहती है, साउथ में भी रहती है, बीच में भी रहती है, ठीक है। सब जगह द्रविड़ सभ्यता रहती है। आर्यन सभ्यता का जो क्या कहते हैं एरिया होता है वो सिंधु घाटी की तरफ इनका आना हुआ। पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है, गुजरात है। तो इस पूरे क्षेत्र में आर्यन सभ्यता आपकी फैलती है। लेकिन द्रविड़न इस जगह को छोड़ के, जो आर्यन वाले एरियाज हो गए, इन एरिया को छोड़ करके ये लोग बाकी एरिया में खिसक गए, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश आ गए और नॉर्थ ईस्ट में चले गए, ठीक, या नॉर्थ ईस्ट में पहले से भी लोग रह रहे थे, या फिर और नीचे आ गए, ठीक है, साउथ में आ गए। अभी हम द्रविड़ लोगों को अगर कोई सी नाम से पहचान से जानते हैं तो साउथ इंडिया पूरा आपका द्रविड़ क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है आपका? द्रविड़। फ्रॉम महाराष्ट्र से लेकर के तमिलनाडु तक, फ्रॉम महाराष्ट्र टू तमिलनाडु, ये आपका पूरा टोटल द्रविड़ क्षेत्र है, ठीक है। तो आर्यन सिविलाइजेशन, द्रविड़ सिविलाइजेशन, इंडस वैली के बाद की दो सिविलाइजेशन भारत में डिवाइड होती है। पहले एक ही सिविलाइजेशन थी इंडस सिविलाइजेशन, उसके बाद एंशिएंट पीरियड में आपकी आर्यन सिविलाइजेशन, द्रविड़ सिविलाइजेशन, दो सिविलाइजेशन होती है। आर्यंस का एक अपना कल्चर था, एक अपने कल्चर के साथ आए थे, और द्रविड़ का एक अपना पुराना इंडिजिनियस कल्चर था, वो यहाँ के कल्चर के साथ थे, ठीक। फिर इसके बाद मगध एंड मौर्य, ठीक है। फिर कौन सी आती सिविलाइजेशन? आर्यन के बाद मगध एंड मौर्य, ठीक है। जब भारत आगे जाकर के 16 महाजनपदों में डिवाइड होता है तो मगध साम्राज्य दिखाई देता है। मगध साम्राज्य तो नहीं, मतलब 16 जनपदों में डिवाइड है। उसमें एक मगध था, मगध एक बड़ा डायनेस्टी था। और उसके साथ साथ मौर्य जब आते हैं तो फिर सारे 16 जनपद जितने भी डिवाइड थे उन सबको एक करके पूरा अखंड भारत का, पूरा एशिया तक फैला हुआ तो मौर्य। तो ये वाला जो काल था दरअसल मगध और मौर्य का, ये बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन का, ठीक है। फिर इसके बाद शुंग डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी को हरा के शुंग डायनेस्टी आती है। शुंग डायनेस्टी में हमें आर्किटेक्चर तो नहीं मिलता है, शुंग डायनेस्टी का आर्किटेक्चर नहीं है, मगध और मौर्य टाइम का आर्किटेक्चर है, शुंग डायनेस्टी का आर्किटेक्चर नहीं है। शुंग डायनेस्टी में आपके आर्य ब्राह्मण या वैदिक सिविलाइजेशन की शुरुआत हो जाती है फिर दोबारा से, ठीक है। यहाँ पर आर्यन सिविलाइजेशन थी, यहाँ पर फिर बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन आ गई, फिर इसके बाद फिर दोबारा वैदिक सिविलाइजेशन का आना होता है। देन शुंग डायनेस्टी के बाद कुषाण डायनेस्टी आती है, तो फिर दोबारा से बुद्धिस्ट रूल, बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन का फिर आना हो गया, ठीक है। हालांकि वैदिक सिविलाइजेशन भी चल रही होती है, बट कुषाण कनिष्क जब सम्राट बनता है, ठीक, तो यहाँ पर वो बुद्धिज्म को फिर दोबारा क्या कहते हैं वो फॉलोअर होता है दरअसल, तो उस वजह से वो वाली चीज फिर बढ़ती है, ठीक है। मथुरा की जो है, मथुरा की एक शैली, मथुरा शैली और एक गांधार शैली में जो बनी हुई मूर्तियां मिलती हैं, ये हिस्ट्री में हमारे आर्ट में ये काफी इंपॉर्टेंस रखती है, मथुरा शैली और गांधार शैली। आगे डिस्कस करेंगे जब हम इस पे स्कल्पचर्स वगैरह की बात आएगी। देन आपके कुषाण के बाद गुप्ता पीरियड की शुरुआत हो जाती है, और गुप्ता पीरियड से फिर हमारा पोस्ट वैदिक सिविलाइजेशन शुरू होता है। कौन सा वाला? पोस्ट वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक। ये फिर वैदिक सिविलाइजेशन हो गया शुरू, और ये फिर लंबा चलता है। फिर गुप्ता डायनेस्टी जब खत्म हो रही होती है, इसका एंड चल रहा होता है, तो हर्षवर्धन का रूल आता है। हर्षवर्धन का रूल भी आपके नॉर्थ इंडिया में काफी बड़ा एरिया इन्होंने कवर किया था, ठीक है, मध्य से लेकर के नॉर्थ तक, और आपके पाकिस्तान का जो पूरा एरिया, अफगानिस्तान का, तो हर्षवर्धन का भी काफी बड़ा रूल आता है, ठीक। तो फिर दोबारा से बुद्धिस्ट रूल आता है। यहाँ तक आपका एंशिएंट पीरियड चलता है।
जिसमें हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्किटेक्चर मिलता है, इसको देखेंगे। और फिर हमें मगध मौर्य यहाँ का सिविलाइजेशन मिलता है, ठीक है, रिमेन्स के तौर पर। फिर हमें कुषाण के समय का आर्किटेक्चर मिलता है, मगध मौर्य के टाइम का आर्किटेक्चर मिलता है, कुषाण के समय का आर्किटेक्चर मिलता है, गुप्ताज पीरियड का आर्किटेक्चर मिलता है। एक्चुअल में वैदिक जो आर्किटेक्चर की जो सही असली शुरुआत होती है, जो आज हमें दिखाई देता है, वो गुप्ता पीरियड से है। किस पीरियड से है? गुप्ताज पीरियड से। यहाँ पर जो आर्यन सिविलाइजेशन थी, ये सिविलाइजेशन आपकी शुरुआत में विलेज कल्चर से ज्यादा रिलेटेड थी। किससे? विलेज कल्चर से। तो विलेज कल्चर से रिलेटेड होने की वजह से यहाँ पर हमारे पास बड़े बड़े आर्किटेक्चर्स देखने को नहीं मिलते हैं, जो आज एग्जिस्ट करते हो, तब से लेकर आज एग्जिस्ट करते हो, ठीक है। उसी तरह से ये वाला जो काल आया आपका सुंग डायनेस्टी, बहुत थोड़े समय का था, लेकिन जब गुप्ता पीरियड आता है तो ये लंबा काल था। इस पीरियड में जो है वैदिक सिविलाइजेशन, यानी कि यहाँ पर हमें आर्किटेक्चर बड़े बड़े मंदिर और बड़े बड़े कुछ और हमें आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं गुप्ता पीरियड से, ठीक है ना। हर्षवर्धन का काल आता है, तो हर्षवर्धन के काल में का हमारे को थोड़ा बहुत आर्किटेक्चर मिलता है, ज्यादा नहीं, ठीक है। रूल बुद्धिस्ट था, लेकिन वो जो है आर्किटेक्चर इसका कम था, हर्षवर्धन का बहुत ही कम। कुषाण का फिर भी काफी कुछ था, ठीक है, कुषाण का काफी कुछ है, मगध मौर्य का यहाँ काफी कुछ है, और गुप्ताज डायनेस्टी का काफी कुछ आर्किटेक्चर है। और इन सारे आर्किटेक्चर को हमने यहाँ पर दिखाया भी हुआ है ऊपर एंशिएंट मिडिवल में, ठीक है जी सर। तो इस तरह से आपको इंडिया और इंडिया के आर्किटेक्चर और उसके हिस्ट्री किस तरह से चली वो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को एक ही पेज पर एक इंडिया के हिस्ट्री और उसके आर्किटेक्चर को, और किस तरह से हमारे देश की क्रोनोलॉजिकली कैसे आगे बढ़ा देश, तो उसके बारे में एंशिएंट से लेके आज तक मैंने आपको कुछ बताया है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। यस सर। सर अनिकेत कुछ पूछना चाह रहा था। अनिकेत, यस अनिकेत आस्क, पूछो अनिकेत। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा था जो बाहुबली मूवी थी, तो उस मूवी में किस तरह का आर्किटेक्चर है? जो बाहुबली मूवी आई थी पिक्चर, हाँ, ये आपका साउथ का है, ये यहाँ पे आया साउथ